हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये देखिए, आपको एक टेबल गिवन है, इसका जो लास्ट कॉलम है इसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है। सीरियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 11 तक दिया है, ठीक है। इक्वेशंस दी हैं, ये देखिए ये सारी इक्वेशंस है। देन वैल्यूज दी हैं। आपको ये बताना है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आपको बताना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। आपको एस नो में आंसर देना है। तो देखिए फर्स्ट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू दी है x इक्वल टू 3। तो बोल रहा है अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूं, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं, तो आपको बताना है कि ये इक्वेशन इस वैल्यू को रखने पर सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट करूं, ये x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये देखिए, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करूं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है? नहीं। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है 0। देख लीजिए, ये अगर आप x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। क्या 6 0 के बराबर है? नहीं। सेटिस्फाइड होने का क्या मतलब है? सेटिस्फाइड होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या 6 इक्वल टू 0 है? नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में 6 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 0 है। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो आप क्या आंसर दोगे? नो। देन सेकेंड इज, फिर से वही इक्वेशन लिखी है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप x की वैल्यू 0 रखो तो देखिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आएगी। तो आप यही चेक कर लीजिए, x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा 0 प्लस 3। देख लेते हैं यहाँ पे, ये x प्लस 3 है ना, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह अगर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा क्या? 3। और राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में 0 है। तो क्या 3 और 0 बराबर है? नहीं। यहाँ पे देखिए 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ पे 6 इज नॉट इक्वल टू 0। ये देखिए मैंने इक्वल लिख के ऐसे कट कर दिया, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ये जो वैल्यू है x की, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो। देन उसके बाद थर्ड, फिर से वही इक्वेशन दिया है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब की बार x की वैल्यू -3 लिखनी है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस 3। x की जगह अगर मैं -3 रखूं तो ये -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आप लोग इसको पढ़ चुके हो, है ना। -3 प्लस 3 0 होगा। और राइट हैंड साइड में भी क्या था? राइट हैंड साइड में भी 0 था। मीन 0 बराबर 0। यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पे आप लिखोगे यस। फोर्थ इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू दी है 7। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करके यहाँ पे ये भी सॉल्व करेंगे। इरेज कर दिया मैंने। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड की क्या वैल्यू है? तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है x माइनस 7। x की वैल्यू क्या पुट करना है? 7। तो यहाँ अगर 7 पुट करेंगे x की जगह तो ये 7 माइनस 7 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड क्या है? राइट हैंड साइड में 1 है। तो क्या 0 बराबर 1 है? नहीं। 0 इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। आप क्या लिखोगे? नो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया 7 पुट करने पे और राइट हैंड साइड में 1 है। तो इसका मतलब ये जो है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। देन फिर से वही इक्वेशन है, आपकी वैल्यू अलग है। वैल्यू है 8। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो x माइनस 7 है, x की वैल्यू आपकी 8 दी है। तो 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 1। और राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में भी ये देखिए 1 है। तो 1 इज इक्वल टू 1 होगा ना? यस, 1 इज इक्वल टू 1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है। देन 6 5x इज इक्वल टू 20। एक और है,
x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, यस हो गया। अब सिक्स्थ इज 5x इज इक्वल टू 25, क्या है 5x इज इक्वल टू 25, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करना है, तभी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में है 5x, 5x 5x, इसके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसको 5 इंटू एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये 5 इंटू एक्स है। तो चलिए x की जगह हम 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे है 25, तो क्या 0 25 के बराबर है, 0 इज नॉट इक्वल टू 25, सो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे क्या है, नो, ये जो वैल्यू मैंने x इक्वल टू 0 रखी इसमें, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब चलिए सेकंड देखते हैं, 5x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 5 पुट करिए तो देखिए कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो चलिए 5x लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है, x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, 5 और x के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 5 25, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, राइट हैंड साइड में भी 25 है, तो 25 इज इक्वल टू 25 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। इसका मतलब ये वैल्यू रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यस। नाउ फिर से यही इक्वेशन दी है और यहाँ पे वैल्यू आपकी कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे -5 रख के भी आपको देखना है कि क्या इसकी वैल्यू इक्वल आती है। तो मैं इसी को इरेज करती हूँ, यहाँ पे x की जगह मैं -5 लिखूंगी, क्या लिखूंगी -5, तो चलिए ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा -5, ठीक है। तो 5 5 25 और एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो ये -25 आएगा, और राइट हैंड साइड में है 25, तो क्या माइनस का 25 प्लस के 25 के बराबर है, नहीं, माइनस का 25 छोटी वैल्यू है, प्लस का 25 इससे काफी कंपेरेटिवली इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो -25 और प्लस का 25 ये बराबर नहीं है, तो ये वैल्यू जो है x इक्वल टू -5 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। नाउ नाइन्थ पार्ट में इक्वेशन है m/3 इज इक्वल टू 2, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नाइन्थ पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है m/3 इज इक्वल टू 2, m/3 इज इक्वल टू 2, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे क्या, m/3, यही है लेफ्ट हैंड साइड m/3। अब m की जगह हम लिखेंगे -6, m की जगह अगर हम -6 लिखें और डिवाइड बाई 3 है, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा माइनस का 2, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में प्लस का 2 है, मीन्स 2 है, तो क्या -2 बराबर है +2 के, नहीं, -2 और +2 बराबर नहीं है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है। ये वैल्यु रखने पर m की वैल्यू -6 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, नो। नाउ m/3 इज इक्वल टू 2, फिर से वही इक्वेशन गिवन है, आपकी m की जगह 0 रख के देखना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो LHS लिखेंगे, LHS में क्या है m/3, m की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/3, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर ये 0 ही आता है, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 2, तो क्या 0 2 के बराबर है, नहीं, 0 इज नॉट इक्वल टू 2, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है, सो ये वैल्यू रखने पर m की वैल्यू 0 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है, नो लिखिए। देन उसके बाद फिर से वही इक्वेशन गिवन है और अब की आपको m की वैल्यू 6 रख के चेक करना है, देखना है क्या ये इक्वेशन इस वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रही है, तो चलिए फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है m/3, ठीक है, m की वैल्यू आपकी 6 रखनी है, तो 6/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 2, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, तो क्या 2 बराबर 2 है, 2 इक्वल टू 2 है, यस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यू इक्वल आ चुकी है, इसका मतलब ये m इक्वल टू 6 जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यस, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड व्हेन वी पुट m इक्वल टू 6, तो यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट।
ये जो वैल्यू आपको गिवन है, ये देखिए एक इक्वेशन दिया है और एक वैल्यू दी है ब्रैकेट में, तो आपको ये बताना है क्या ये वैल्यू इसका एक सोल्यूशन है। ये जो n इक्वल टू 1 आया है क्या इसका एक सोल्यूशन है। उसी तरीके से यहाँ n इक्वल टू -2 है, क्या ये इसका एक सोल्यूशन है। यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, क्या ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। यहाँ पे p इक्वल टू 1 है, क्या ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। यहाँ पे p इक्वल टू -4, क्या ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। यहाँ पे p इक्वल टू 0, क्या ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, आपको ये बताना है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन फाइंड करना जानते हैं, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद चेक करेंगे कि क्या जो मेरा सोल्यूशन आया है वो इस सोल्यूशन के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। चलिए सबसे पहले नंबर ए सॉल्व करते हैं। नंबर ए क्या है, n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वेरिएबल के बगल में जो भी टर्म है उसको आपको हटाना पड़ेगा। सिर्फ इस साइड में वेरिएबल को ही बचाना है, यहाँ से बाकी के टर्म को हटाना है। जैसे यहाँ प्लस का 5 है तो इस प्लस के 5 को हटाना पड़ेगा। तो क्या करिए, इस प्लस 5 को इस साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पहले 19 है, 19 लिखिए। ये प्लस का 5 इस साइड जाएगा तो ट्रांसपोज, इसी को हम लोग ट्रांसपोज करना बोलते हैं। तो ये प्लस का 5 इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 19 में से 5 गया 14 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आई, 14। ये इसका एक सोल्यूशन है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया था कि n इक्वल टू 1 क्या सोल्यूशन है, नहीं, n इक्वल टू 1 सोल्यूशन नहीं है, n इक्वल टू 14 इसका एक सोल्यूशन है। तो आप क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ, इसका वो वाली इक्वेशन लिख दीजिए, n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। ये जो n इक्वल टू 1 है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड सॉल्व करेंगे बी पार्ट। यहाँ पे है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। इसको सॉल्व करते हैं। ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको सबसे पहले हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे है 7n इज इक्वल टू, यहाँ 19 है, 19 लिखिए। ये प्लस का 5 इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए तो इधर -5 हो जाएगा। तो यहाँ 7n इज इक्वल टू 19 में से 5 गया, कितना आएगा 14। तो n की वैल्यू निकालनी है तो 7 को भी हटाना पड़ेगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ 14 है, 14 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7, ये 7 इधर आएगा ना, तो 7 होगा। फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सिंप्लीफाई कर लीजिए। n की वैल्यू आ गई क्या, 2। अब ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है n इक्वल टू -2। तो क्या n इक्वल टू -2 इसका एक सोल्यूशन है, नहीं, n इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है, ना कि n इक्वल टू -2। तो आप क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू -2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इसका 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। इसका सोल्यूशन ये n इक्वल टू -2 नहीं है। देन सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में क्या है, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। फिर से यही वैल्यू है, यही इक्वेशन फिर से लिखा है, देखिए 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो यही चीज हमें फिर से सॉल्व करके n इक्वल टू 2 आएगा। क्या आएगा, n इक्वल टू 2। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना, यही स्टेप्स फिर से होंगे, n की वैल्यू फिर से 2 आएगी। तो देखिए ब्रैकेट में क्या दिया है, n इक्वल टू 2, और आंसर भी आपका क्या है, n इक्वल टू 2। इसका मतलब है जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है n की, ये इसका एक सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पे लिखिए n इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ, इज, या फिर अ लिखिए, इज अ सोल्यूशन ऑफ 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। यहाँ पे जो n इक्वल टू 2 है, ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, क्योंकि n इक्वल टू 2 आ भी रहा है, हमने सॉल्व किया तो n इक्वल टू 2 ही आ रहा है। अब डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट में है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये वेरिएबल है p वाला टर्म है, इसको बचा के बाकी सबको उस साइड भेजना है। तो 4p इज इक्वल्स टू, यहाँ 13 है, 13 लिखिए। ये -3 उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3।
तो यहाँ पे है 4p, ये 13 3 कितना हो जाएगा 16। अब p की वैल्यू निकालनी है तो 4 को भी हटाना पड़ेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ है 16/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, p की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और ब्रैकेट में क्या दिया है p इक्वल टू 1, तो सोल्यूशन क्या है ये है ना, p इक्वल टू 4 सोल्यूशन है, p इक्वल टू 1 तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे p इक्वल इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ किसका, इसका सॉल्यूशन 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इसका सॉल्यूशन नहीं है p इक्वल टू 1। ठीक है, अब ई पार्ट सॉल्व करेंगे। ई पार्ट क्या है, ई पार्ट में फिर से वही है, देखिए वही इक्वेशन दी है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यही सारे स्टेप्स यहाँ पे भी लगेंगे, तो p इक्वल टू क्या आ गया, p इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, यही तो है इसका सोल्यूशन, p इक्वल टू 4 आएगा। और ब्रैकेट में क्या दिया है p इक्वल टू -4, तो सोल्यूशन तो p इक्वल टू 4 है ना, p इक्वल टू -4 तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे p इक्वल टू -4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ किसका 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इसका सोल्यूशन p इक्वल टू -4 नहीं है। अब f पार्ट सॉल्व करेंगे, f पार्ट में फिर से वही इक्वेशन आ गई है, देखिए 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी 4, p की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है p इक्वल टू 0, क्या p इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन है, नहीं है भाई, इसका सोल्यूशन तो p इक्वल टू 4 है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे p इक्वल टू 0 is not the solution of this equation, क्या लिखेंगे 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इस इक्वेशन का सोल्यूशन p इक्वल टू 0 नहीं है, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, ऐसे नहीं कि आप ट्रांसपोज करके डायरेक्ट p की वैल्यू निकाल दें, ऐसा नहीं करना, ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। मींस आपको एक वैल्यू को एज्यूम करना है कि लेट p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 पे आप चेक करिए क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो फिर आप एक दूसरी वैल्यू एज्यूम करिए, सपोज लेट p इक्वल टू 2, फिर p इक्वल टू 2 पे चेक करिए कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। जो भी आप अज्यूम करिए नंबर, अगर जिस नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो वो उसका एक सोल्यूशन होगा। तो चलिए पहला करते हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट है 5p प्लस 2, 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, लेट p इक्वल टू 1, हम p इक्वल टू 1 पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5p प्लस 2। चलिए p इक्वल टू 1 पुट करें तो 5p का मतलब है कि 5 इंटू p, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 क्या आ गया 7। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 17, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड क्या है 17, तो क्या 7 17 के बराबर है, 7 इज नॉट इक्वल टू 17, मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो मैंने अज्यूम किया है p इक्वल टू 1, ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है, तो हम कोई दूसरा नंबर अब अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब हम सपोज लेट p इक्वल टू 2 कर रहे हैं, अब हम p इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5p प्लस 2, 5 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है 17 है, राइट हैंड साइड में क्या है 17 है, तो क्या 12 और 17 बराबर है, नहीं, 12 इज नॉट इक्वल टू 17, मींस जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये जो आपने p की वैल्यू अज्यूम की है ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब लेट p इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखिए
लेफ्ट हैंड साइड है 5p प्लस 2, तो हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2, 15 टू क्या आ जाएगा 17। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 17 और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या है 17 है, तो 17 इज इक्वल टू 17 मींस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये जो आपने अज्यूम किया है p इक्वल टू 3, यही इसका एक सोल्यूशन है। तो आपको सोल्यूशन मिल गया क्या, p इक्वल टू 3 is the solution। ठीक है, आपको सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना था ट्रायल एंड एरर मेथड से, तो आपने फाइंड आउट कर लिया p इक्वल टू 3, यही आपका आंसर है। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट m इक्वल टू 1, सबसे पहले m इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें जिसमें वेरिएबल हो। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m माइनस 14, 3m के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 14, 3 1 जा 3 माइनस 14, तो 3 प्लस में है, 3 का साइन पॉजिटिव है, 14 का साइन निगेटिव है। जब अपोजिट साइंस होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 14 में से 3 गया 11, और साइन किसका लगता है, जो लार्ज नंबर होता है। लार्ज नंबर यहाँ 14 है, 14 का साइन है निगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा -11। ठीक है, तो क्या -11 और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 4, तो क्या -11 और 4 बराबर है, नहीं। -11 इज नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब ये जो आपने अज्यूम किया m इक्वल टू 1, ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब हम लोग कुछ और अज्यूम करेंगे फिर आगे। लेट m इक्वल टू 2, अब m इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए 3m माइनस 14, 3 इंटू 3 और m के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 14, 3 2 जा 6 माइनस 14। ठीक है, अब फिर से 6 का साइन पॉजिटिव, 14 का साइन निगेटिव। जब अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और 14 में से 6 गया 8, और साइन किसका लगता है, जो लार्ज नंबर का साइन होता है। लार्ज नंबर का साइन यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपका 4 है ना, तो क्या -8 और 4 बराबर है, नहीं। -8 और 4 इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपने अज्यूम किया m इक्वल टू 2, ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब आगे अज्यूम करेंगे लेट m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3 पुट करके देखेंगे। तो LHS इज इक्वल्स टू 3m माइनस 14, ये हो जाएगा 3 इंटू m की जगह हो जाएगा 3 माइनस 14, 3 3 जा 9 माइनस 14। ठीक है, अब यहाँ फिर से ये 9 जो है वो प्लस का है, 14 माइनस का है, तो अपोजिट साइंस के नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 14 में से 9 गया 5 आएगा, साइन लगेगा जो लार्ज नंबर का साइन होगा, दैट इज निगेटिव। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 4, तो क्या -5 और 4 बराबर है, नहीं। तो इसका मतलब ये जो आपने वैल्यू अज्यूम की है, ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब आगे कुछ और वैल्यू अज्यूम करते हैं। 3 के बाद आप 4 लेंगे। लेट m इक्वल टू 4, इस पे भी हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m माइनस 14, तो हो जाएगा 3 इंटू m की जगह रखना है 4 माइनस 14, 4 3 जा 12 माइनस 14, 12 माइनस 14 फिर से नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो क्या माइनस का 2 ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो माइनस का 2 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो आपने लिया ये भी इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अब हम लोग एक और लेंगे, लेट m इक्वल टू 5। अब हम लोग 5 रख के देखते हैं, कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो m इक्वल टू 5 लेते हैं, फिर LHS लेंगे। LHS इज इक्वल्स टू 3m माइनस 14, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 14 है ना, तो हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 14, 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आया 1 आया। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 4,
तो क्या 1 4 के बराबर है? नहीं, 1 भी 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये m इक्वल टू 5 भी इसका एक सोल्यूशन नहीं है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब एक और ले लीजिए, यहाँ पे मैं और ले रही हूं, m इक्वल टू 6 रख के अब चेक करिए, लेट m इक्वल टू 6। तो LHS लीजिए, LHS इज इक्वल टू क्या है, 3m माइनस 14, ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 14, 6 3 जा 18 माइनस 14, 18 में से 14 गया 4, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड भी 4 है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, 4 इक्वल टू 4। इसका मतलब है ये जो m की वैल्यू 6 है, ये इसका एक सोल्यूशन है। m की वैल्यू 6 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ रही है, सो m इक्वल टू 6 इज अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा m इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको यहां से इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, इक्वेशन। ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इनका यूज करके आप लोगों को इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्टेटमेंट, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। क्या कह रहा है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, इन दोनों का सम जो है वो 9 है, मींस x प्लस 4, इन दोनों का सम का मतलब प्लस, ये इसका मतलब इक्वल टू क्या है, 9 है। तो हमने एक इक्वेशन यहां से बना ली। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, x और 4 का जो सम है वो क्या है, 9 है, मींस इज इक्वल टू 9। तो इस स्टेटमेंट से मैंने ये इक्वेशन बना ली। सेकेंड, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। y से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो किसके बराबर है, वो 8 के बराबर है। क्या कह रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 8। बन गई इक्वेशन, सेकंड की बन गई। थर्ड, 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a का मतलब 10a है ना, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, 10a के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है। तो 10a इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 70। बना लिया इक्वेशन हम लोगों ने। देन फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5। ये जो नंबर b है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो गिव 6। क्या दे रहा है, ये 6, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो b अपॉन 5 की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये आपका इक्वेशन बन गया। देन फिफ्थ, 3/4 ऑफ t। 3/4, फोर्थ th लगा है, 3 का मतलब 3, फोर्थ जब कभी भी वर्ड में th लग जाए तो इसका मतलब डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 4 की बात कर रहा है, फोर्थ। तो 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ t, किसका, t का 3/4 मीन्स 3/4 इंटू t। इसके बीच में इंटू का साइन है, मीन्स मल्टीप्लाई का, बट लिखा नहीं है। 3/4 ऑफ t इज 15, इसका मतलब इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 15 के। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। सिक्स्थ इज 7 टाइम्स m। 7 टाइम्स m मीन्स 7m, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, इसके बीच में मल्टीप्लाई है। 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, मतलब आपको 77 दे रहा है। तो ये बन गई एक इक्वेशन। 6 तक हमने बना ली। अब सेवेंथ में क्या है, 1/4, फिर से th आ रहा है, 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर x, मीन्स x का 1/4, तो 1/4x हो जाएगा। -4, इसमें अगर -4 कर दो तो गिव्स 4, आपको क्या दे रहा है, ये 4 देता है, ठीक है। बन गई एक इक्वेशन यहां से भी। अब एट्थ में क्या है, इफ यू टेक अवे 6, अगर आप 6 को निकाल लेते हो किसमें से, फ्रॉम 6 टाइम्स y। 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y का मतलब 6y। 6y में से अगर आप 6 को निकाल लेते हो, देखिए इफ यू टेक अवे 6, ये मैंने टेक अवे कर दिया किसमें से, 6 टाइम्स ऑफ y में से। तो अगर आप 6y में से 6 को निकाल देते हो तो यू गेट 60, तो आपको क्या मिल रहा है, 60 मीन्स इज इक्वल्स टू 60। तो हमने इक्वेशन यहां से भी बना ली। देन 9th पार्ट, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z। तो सबसे पहले 1/3 ऑफ z लिख लीजिए, 1/3 ऑफ
z। 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ z का मतलब मल्टीप्लाई बाय z। तो 1/3 ऑफ z में से अगर आप 3 को ऐड करते हो तो इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट क्या 30। आपको क्या मिलता है 30 मिलता है। ठीक है, तो हमने ये जो सारे स्टेटमेंट्स दिए थे हमने इक्वेशंस बना लिए हैं, सारे स्टेटमेंट के इक्वेशन हमने बना लिए हैं, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। ये देखिए आपको इक्वेशन दी गई है, इसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, आपको स्टेटमेंट दी थी और इक्वेशन लिखना था, बट इसमें क्या है, इसमें इक्वेशन दी है, आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला है 3 + 4 = 15। तो आप क्या लिखेंगे, द sum of numbers p and 4, the sum of numbers p and 4 is 15, है ना। ये पहले का हो गया स्टेटमेंट। सेकेंड इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या होगा, m - 7 = 3 है, तो आप लिखिए द नंबर 7 subtracted from m, the number 7 subtracted from m is 3। ठीक है, या फिर द नंबर हटा दीजिए, सिर्फ आप यही इतना लिखिए 7 subtracted from m is 3। जब आप m में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसका क्या होगा 2 times m is 7, क्या लिखेंगे 2 times m is 7, 2 times m = 7, यही है। फिर ये है m/5 = 3, तो क्या लिखेंगे 1/5 of m, 1/5 of m means 1/5m, 1/5 of m is 3। ठीक है, जो m का 1/5 है वो 3 के बराबर है। ठीक है, वही है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/5 of m, 3/5 का मतलब 3/5, तो 3/5 of m is ओके। देन उसके बाद ये वाला कैसे लिखेंगे, लिखेंगे if you add 4 to 3 times p, to 3 times p, if you add 4, अगर आप 4 ऐड करते हो किसमें 3 times p में, so you get 25। ठीक है, हो गया। फिर ये वाला if you subtract 2 from 4 times p, you get 18, इसका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख लिया। देन लास्ट इज p/2 + 2 = 8, कैसे लिखेंगे इफ यू ऐड कितना 2, इफ यू ऐड 2 half of p मतलब p/2, यहाँ लिखते if you add 2 to half of p you get 8। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस दी हुई थी हमने उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, सेटअप एन इक्वेशन। आपको इक्वेशन बनानी है, आपको इक्वेशन सेटअप करनी है इन द फॉलोइंग केसेस। ये आपको केसेस दिए गए हैं, इन सब केसेस में आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है, इक्वेशन बनाना है। पहला है he has 7 marbles। इरफान बोल रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स, मोर देन 5 times द मार्बल्स परमित हैज। ठीक है, परमित के पास जितने भी मार्बल हैं
उसका 5 टाइम्स अगर कर दो तो उससे भी 7 मार्बल ज्यादा है किसके पास? इरफान के पास। इरफान बोल रहा है, इरफान कह रहा है कि उसके पास 5 टाइम्स परमित मार्बल, 5 टाइम्स अगर परमित के पास जितना भी मार्बल है उसको अगर हम 5 टाइम्स कर दें फिर प्लस 7 कर दें, मोर देन 7 मीन 7 और ज्यादा, तो इतना मार्बल किसके पास है? इरफान के पास है। इरफान है 37 मार्बल्स, और क्या गिवन है कि इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं। टेक एम टू द, ये एक हिंट दिया गया है आपकी बुक में ब्रैकेट में, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल। आप यहां पे मान लीजिए कि परमित के पास एम नंबर ऑफ मार्बल है, ठीक है, तो परमित के पास एम नंबर ऑफ मार्बल है, ठीक है, तो ये जो द मार्बल्स परमित है, ये जो परमित के पास मार्बल है उसको हम लोग एम मान रहे हैं, ठीक है, एम, तो 5 टाइम्स द मार्बल परमित है, तो इसका 5 टाइम्स कर दीजिए, 5 टाइम्स द मार्बल परमित है मीन्स 5m, 7 मार्बल्स मोर देन, प्लस 7 कर दीजिए, इसमें से 7 और ज्यादा, तो ये किसके पास है? ये इरफान के पास है, और इरफान के पास टोटल मार्बल कितना है? 37, तो ये इरफान का मार्बल है, ठीक है, 5 टाइम्स परमित मार्बल से भी 7 ज्यादा, ये इरफान का मार्बल है, और इरफान के पास मार्बल गिवन है कि 37 है, मींस ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। यही आपका इक्वेशन बन चुका है। आपको इक्वेशन बनाना था, बना लिया इक्वेशन। इसमें क्या कह रहा था कि इरफान के पास टोटल मार्बल 37 है, ठीक है, और इरफान के पास कितने मार्बल हैं? तो यहां पे दिया गया था इरफान के पास 5 टाइम्स अगर आप परमित का मार्बल कर दो और उसमें से भी 7 ज्यादा कर दो, इसमें से भी 7 ज्यादा का मतलब प्लस 7 और कर दो, तो ये इरफान के पास इतना मार्बल है, तो ये भी इरफान का मार्बल, ये भी इरफान का मार्बल, मीन्स दोनों को बराबर कर दीजिए तो एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7, ठीक है, यहाँ पे टीचर बताती है कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट ने जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किया है उसकी क्लास में, इस ट्वाइस, वो दुगना है द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, ठीक है। अब लोवेस्ट मार्क हमको नहीं पता है, देखिए अगर लोवेस्ट मार्क पता चल जाए तो हम इक्वेशन बना लेंगे, तो आपकी बुक में हिंट दिया हुआ है, यहाँ देखिए, टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल, लोवेस्ट स्कोर को हम लोग को एल लेना है, तो ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या कह रहा है? द स्टूडेंट द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स किसके बराबर है? ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस टू द लोएस्ट मार्क, ट्वाइस टू द लोएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क क्या है? एल है, मींस 2 टाइम्स एल, और प्लस 7 कर दो, ठीक है, तो ये हाईएस्ट मार्क है, बन गया, और द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और हाईएस्ट स्कोर पता है 87, तो ये किसके बराबर होगा? ये 87 को बराबर होगा, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, हाईएस्ट मार्क ये भी था, हाईएस्ट मार्क ये भी था, दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या बन गई आपकी इक्वेशन? बन गई 2l plus 7 is equals to 87। नाउ थर्ड इज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, जैसे ये वाला देखिए, ये ट्राइंगल जो है इसमें ये साइड इसके बराबर है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ठीक है, जो वर्टेक्स एंगल है और बेस एंगल की बात कर रहा है, तो बेस एंगल तो ये होगा, ठीक है, अब जब ये दोनों साइड इक्वल तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि सेम साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो कह रहा है द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ठीक है, तो ये जो अगर इसको बेस एंगल बोला है तो ये होगा वर्टेक्स एंगल, समझ आ रहा है? अगर ये बेस एंगल है तो ये वर्टेक्स एंगल है। आगे देख लेते हैं, लेट द बेस एंगल बी बी, बेस एंगल को इसने बी बोला है, तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, क्यों? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, सेम साइड के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल। अब बेस एंगल को बी बोला है तो ये भी बी और ये भी बी होगा। फिर कह रहा है रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कह रहा है कि जो ट्राइंगल के
सारे एंगल्स होते हैं उनका अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन बनाते हैं, क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ये जो वर्टेक्स एंगल है ये किसी भी बेस एंगल का ट्वाइस है। आइदर, आइदर का मतलब कोई भी बेस एंगल, जैसे ये वाला बेस एंगल लेंगे तो इसका ट्वाइस ये वाला है, तो इसका मतलब ये कितना है, ये 2b है। क्या है, 2b। इससे भी 2 गुना है और इससे भी 2 गुना है। आइदर, आइदर का मतलब किसी से भी, अगर आप इससे लेंगे तब भी 2b, इससे लेंगे तब भी 2b। तो वर्टेक्स एंगल मिल गया और बेस एंगल भी मिल गया। अब कह रहा है रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यही आपको इक्वेशन बनानी है। चलिए बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2b प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बन गया आपका, क्या बन गया आपका इक्वेशन कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीन क्या केसेस दिए थे, तीनों केसेस में हम लोगों ने इक्वेशन बना लिए हैं, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।